प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 10 के लिए आरबीएस बोर्ड के लिए आगामी 2021 में जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसका अंतिम चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। और अंतिम चैप्टर जो है वो मानव संसाधन है। इसके बाद जो चैप्टर है परिवहन, वो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हटा दिया गया है। और ये चैप्टर जो होगा वो अंतिम लास्ट चैप्टर होगा। और इस लास्ट चैप्टर में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या पर। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या का आकार व वितरण किस प्रकार का होता है, जनसंख्या की वृद्धि क्या है, जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और साक्षरता दर व लिंगानुपात क्या होता है। तो इन टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट होने के बाद आपका 10th क्लास का जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आज हम पढ़ते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है मानव संसाधन। चलिए दोस्तों, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग वे सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति में उपलब्ध संसाधन जो भी हैं उनका उपयोग करना है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण है, इन सभी का निर्माण कौन करता है, मानव ही करता है। मानव ही संसाधनों का उपयोग करता है। तो जितने भी संसाधन हैं जो हम देखते हैं, चाहे वे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वे आपके खनिज के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, वनस्पति के रूप में हो, ये सभी क्या है, संसाधन। ये प्रकृति ने हमें संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। इसका उपयोग कौन करता है, मानव। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण भी कौन करता है, मानव। कि किस प्रकार का समाज होगा, संस्कृति किस प्रकार की होगी, इन सब का निर्धारण भी कौन करता है, मानव ही करता है। मानव ही समाज व संस्कृति का निर्माण करने में सहायक तत्व है या इनका निर्माण करता है। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो समाज जो है, समाज और जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, उसके विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि ये क्रिया नहीं होती है तो फिर मानव का इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं सिद्ध हो सकता। मानव संसाधनों का उपयोग एवं निर्माण तो करते हैं, मानव समूह भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। तो मानव समूह जो होते हैं ये भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जैसे आप देखें कि एक यदि कारपेंटर है, एक लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति है, तो वो भी क्या है, संसाधन है। एक बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति है तो वो भी क्या है, एक प्रकार से संसाधन है। ठीक है, ऐसे अनेक कार्य होते हैं, उनको करने वाले जो मानव और मानव का जो समूह होता है तो वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, संसाधन ही होते हैं। क्योंकि वो कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक संसाधन। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही था जब तक कि मानव ने उसे उपयोग में लाने तथा प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार नहीं किया। तो कोयला एक प्रकार का था, चट्टानी थी, खनिज था, ठीक है, लेकिन हमने उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। और जब प्रयोग करना प्रारंभ किया तो हमारे लिए क्या बन गया, हमारे लिए वह संसाधन बन गया। तो कोई भी वस्तु जो होती है वह संसाधन जब भी बनती है जब मानव उसका उपयोग करता है। जब मानव उसका उपयोग नहीं करेगा तो वह संसाधन नहीं बनेगा, वो केवल नाम मात्र एक खनिज के रूप में या पत्थर प्राय के रूप में जानी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। तो जो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय सकल उत्पादन है, ठीक है, राष्ट्रीय
सकल उत्पादन जो है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा एनडीपी जो है, उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? उसमें महत्वपूर्ण होता है योगदान की क्षमता। अब योगदान की क्षमता किन की, यानी मानव की। किन की होगी? मानव। मानव जिस प्रकार का योगदान देगा, जिस प्रकार की उसकी क्षमता होगी, हमारे राष्ट्रीय सकल उत्पाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। ठीक है, तो दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी क्या है? एक संसाधन का कार्य है। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है तो वो कोई ना कोई किसी न किसी कार्य में संलग्न होगी। जनसंख्या कम है तो वह क्षेत्र बहुत सीमित होगा, वहाँ लोग नहीं निवास करेंगे, और जब निवास नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? उन संसाधनों का पूरा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू होता है। तो संसाधन जो होते हैं वो क्या होता है? विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू होता है। वो ये बताता है कि किस प्रकार से जनसंख्या जो है वो संसाधन का उपयोग कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं जनसंख्या पर। अब हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? जनसंख्या। अब हम जनसंख्या की चर्चा करेंगे कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या क्या, पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जनसंख्या से तात्पर्य है किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाली व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। तो आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जनसंख्या किसे कहते हैं, बताइए। तो जनसंख्या से तात्पर्य क्या हुआ? किसी निश्चित स्थान पर, कोई एक निश्चित स्थान हो सकता है, एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। जैसे मान लीजिए ये कोई एक निश्चित स्थान है, ठीक है, और यहाँ कुछ जो जनसंख्या रहती है, ठीक है, यहाँ कुछ जो लोग रहते हैं वो एक निश्चित समय के लिए रहते हैं। जैसे लगभग 50 वर्षों तक निवास करने वाले व्यक्ति हैं, मान लेते हैं। तो ये क्या हो गई? उस जगह की एक निश्चित समय में, निश्चित स्थान में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है? उनकी कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। ये आपकी बात क्लियर हो गई होगी। वापस बता देते हैं हम आपको। जनसंख्या से तात्पर्य क्या हुआ? किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में रहने वाले, जितने भी उस निश्चित स्थान पर उस निश्चित समय में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उन कुल संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाती है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या आधार तत्व है। सामाजिक अध्ययन का मतलब क्या होता है? यानी सामाजिक अध्ययन में समाज से संबंधित जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, समाज के लिए विकास के जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जनसंख्या का आधार होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से वहाँ नियोजन करना है, हमें वहाँ किस प्रकार से कार्य करने हैं, वहाँ किस प्रकार से मानव बस्ती को बसाना है, वहाँ राशन पानी की व्यवस्था किस प्रकार की हो। इन सभी का जो आधार होता है वो क्या होता है? जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर भी, जनसंख्या के आधार पर ही हम उस सामाजिक संरचना को, सामाजिक पहलू को, उस सोसाइटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। उनको कितनी नीड है, हम उसकी आवश्यकता किस प्रकार की, उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। तो जनसंख्या एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाती है। ये एक संदर्भ बिंदु है जिसके द्वारा दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उनके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। तो जो दूसरे तत्व होते हैं, दूसरे तत्व की हम चर्चा करें, जैसे हमें राजनीतिक पहलू को देखना है, आर्थिक पहलू को देखना है, कृषिगत पहलू को देखना है, ठीक है, औद्योगिक पहलू को देखना है, तो उसके लिए क्या करता है? उसके लिए जनसंख्या महत्वपूर्ण बिंदु हो जाती है, और उनका अर्थ और उनका महत्व किस प्रकार से हो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या में वृद्धि, किसी कोई क्षेत्र है वह मानव जनसंख्या में वृद्धि हो, इसका वितरण किस प्रकार का हो एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या हम जब पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में वृद्धि किस प्रकार की होती है, मानव की वृद्धि किस प्रकार की हो रही है, मानव कितनी वृद्धि कर रहा है, ठीक है, उनका वितरण किस प्रकार का है, ठीक है, उनका वितरण किस प्रकार का है, विशेषताएं या गुण किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की विशेषताएं वो रख पाते हैं, गुण किस प्रकार के रखते हैं, पर्यावरण से सभी स्वरूपों को समझने और उसकी विवेचना के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करता है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। तो मानव क्या करता है? पृथ्वी पर जो भी
संसाधन हैं उनका उत्पादन करता है, उनका उपयोग करता है। अतः ये जानकारी आवश्यक है कि किसी देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि कैसी और किन कारणों से हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं, इन सभी का अध्ययन हम किस में कर पा रहे हैं, इन सभी का अध्ययन हम जनसंख्या या मानव संसाधन के इस चैप्टर में कर पा रहे हैं। तो हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना है कि किसी देश में कितने लोग निवास करते हैं, है ना, किसी देश में कितने लोग निवास कर रहे हैं, कहाँ और कैसे करते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्रों पे कितने, मैदानी क्षेत्रों में कितने, पठारी क्षेत्रों पे कितने लोग हैं, तटीय क्षेत्रों पे कितने लोग हैं, तो कहाँ कितने और किस प्रकार से लोग निवास करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है ना, वृद्धि होने का कारण क्या है, क्या वहाँ रोजगार अधिक मिल रहे हैं, क्या वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा है, क्या वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय वो अच्छी है, वहाँ का पोषण स्तर अच्छा है या नहीं है। तो वृद्धि होती है तो क्यों हो रही है, कमी आती है तो क्यों आती है, कारण क्या है, इन्हीं कारणों का हम पता लगाते हैं, जनसंख्या का आकलन हम लगा पाते हैं। इसलिए प्रति वर्ष हम देखते हैं कि अलग अलग पैमाने पर जनसंख्या का आकलन हम करते रहते हैं। हर 2-5 साल में हमें कुछ ना कुछ डेटा हमें मिलते रहते हैं। लेकिन हम देखें एक दशक के आधार पर, यानी 10 वर्ष का एक दशक होता है और 10 वर्ष के आधार पर हम भारत की जनगणना करते हैं। जैसे 2001 में होती है, फिर 10 वर्ष पश्चात 2011 में, फिर 10 वर्ष पश्चात 2021 में। तो इस प्रकार से हम जनगणना करते हैं और हमें पता चलता है कि प्रति दशक यानी प्रति 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, नगरीय जनसंख्या किस प्रकार की है और शहरी जनसंख्या किस प्रकार की है। तो ये जब पता चलता है, जब हम उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, हम ये जान पाते हैं कि वहाँ जनसंख्या का स्तर किस प्रकार का है, जनसंख्या किस प्रकार से राइज कर रही है या फॉल कर रही है, यानी बढ़ रही है या वृद्धि कर रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित है। तो हम ये देखते हैं अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1, जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व। तो आपके सामने ये पॉइंट है कि जनसंख्या आकार जो होता है उसका वितरण होता है एवं घनत्व में हम क्या पढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है दोस्तों, व्यक्तियों की कुल संख्या, पुरुष, महिला एवं बच्चे आदि का अनुपात। तो हमें पुरुषों का अनुपात, महिलाओं का अनुपात, बच्चों का अनुपात, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है ना। तो आकार में हम क्या पढ़ते हैं कि व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, इसमें पुरुष अनुपात, महिला अनुपात और बच्चों का अनुपात निकाला जाता है। फिर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, फिर जनसंख्या के संसाधनों पर दबाव के आकलन हेतु निश्चित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का है। तो किसी प्रदेश विशेष में वहाँ जनसंख्या का दबाव किस प्रकार का है, क्या वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक निवास कर रही है, क्या वहाँ जनसंख्या कम निवास कर रही है। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व। 3 फैक्ट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आकार, कुल संख्या, पुरुष और महिलाएं और बच्चे। उसके अलावा वितरण, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, वितरण और घनत्व अपेक्षाकृत हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों को फॉर्मूला बेस देखें तो दोनों ही अलग अलग होता है। घनत्व में हम प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को लेते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोग कितने हैं वो घनत्व कहलाएगा। और वितरण अलग अलग प्रकार से हो सकता है, वितरण वहाँ कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हम एनालिसिस को कर पाते हैं। उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की बात करें, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या वृद्धि किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समयावधि में उसमें परिवर्तन, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन किस प्रकार का होता है, तो जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की होती है, उसके कारण क्या रहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की हो रही है ना, उसके कारण क्या है, इसकी हम चर्चा उसमें करते हैं। फिर जनसंख्या के गुण और विशेषताएं, व्यक्तियों की उम्र क्या है, लिंगानुपात, पुरुषों महिलाओं की संख्या का अनुपात, उनकी साक्षरता और शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है, व्यावसायिक संरचना किस प्रकार की है और स्वास्थ्य की अवस्था किस प्रकार की है। तो इन सभी का अध्ययन हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं, लेकिन हमें उतने ही पॉइंट पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आएंगे, केवल हमें उन्हीं को ही देखना है, अन्यथा बाकी पॉइंट्स को हमें
इग्नोर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पहलू तो हमने पढ़ लिया है, और थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण किस प्रकार का है। तो हम ये पढ़ेंगे जनसंख्या का आकार और वितरण किस प्रकार का है, और एक टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखें, इसमें महत्वपूर्ण बातें जो भी होगी वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर तथा तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया व ब्राज़ील। पहले पे कौन है? चीन। तो पहले पे चीन है, दूसरे पे कौन है? भारत। तीसरे पे कौन है? यूएसए। फोर्थ पे कौन है? इंडोनेशिया। और पांचवें पे कौन है? ब्राज़ील। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो जनसंख्या है उसका आकार कैसा है, बहुत बड़ा है, और इसीलिए भारत दूसरे नंबर पर काबिज है। तो पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत, ये आपको ध्यान रखना है। 121 करोड़ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% लगभग भाग आता है। ठीक है, जनसंख्या को हमेशा हम लगभग में काउंट करते हैं। उसका एक कारण ये होता है कि जनसंख्या स्थिर नहीं है, ये बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, बढ़ती और घटती रहती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भारत जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या हम लगभग में लेके चलते हैं कि जनसंख्या जिस समय डिनोट की गई होगी उस समय ये बढ़ भी गई होगी, कुछ घट भी गई होगी। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार 121 करोड़। कितनी है? करोड़ लगभग। और जनसंख्या का प्रतिशत देखें विश्व स्तर पर कितना है? 17.3%। 17.3%, ये आपको ध्यान रखना है। ये जनसंख्या भारत के कुल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। ठीक है, ये जनसंख्या लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। तो देखिए 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। विश्व की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 17.3% ये हिस्सा रखती है, और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये जनसंख्या निवास करती है, जो कि विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। तो विश्व का जो स्थलीय भाग है, इसलिए हम जानते हैं कि 29% भाग पर, है ना, हम ये जानते हैं 29% भाग पर स्थलीय भाग है, और उस स्थलीय भाग का भी 2.4% जो है वो 2.4% भारतीय क्षेत्रफल है। कौन सा है? भारतीय क्षेत्रफल है। विशाल क्षेत्र है जो कि असमान रूप से वितरित है। हर जगह हम देखते हैं कि पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं तटीय भूभाग है, कहीं थार का मरुस्थल है, कहीं छोटी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो हम ये देखते हैं कि हर जगह असमानता होते हुए भी भारत में जनसंख्या का जो भाग है बहुत बड़ा है, और विश्व की दृष्टि से दूसरे ये भारत जनसंख्या बनाए हुए हैं। आगे बात करें, सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है। इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की जनसंख्या केवल 6,07,668 है। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ध्यान रखना है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और यहाँ कितनी जनसंख्या है? 19 करोड़ जनसंख्या है। कितनी? 19 करोड़। वहीं सबसे कम जो जनसंख्या है वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो सिक्किम में। कौन से में? सिक्किम में। और सिक्किम में जनसंख्या केवल कितनी है? 6 लाख। केवल कितनी है? 6 लाख। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्णतः मैदानी भाग है। उत्तर प्रदेश जो है ये पूर्णतः कैसा भाग है? मैदानी भाग है। और मैदानी भाग होगा तो यहाँ पे सुविधाएं अधिक होगी, उद्योग धंधे अधिक होंगे, कृषि वाले कार्य अधिक होंगे, खनिज अधिक होंगे, खनिजों से संबंधित इंडस्ट्रीज अधिक होगी। तो यहाँ सभी तरह के पहलू हमें अधिक देखने को मिलेंगे।
परिवहन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ठीक है, बड़े बड़े अत्याधुनिक कॉलेज हों, तो ये क्षेत्र हमें अधिक देखने को मिलते हैं। जबकि दूसरी ओर सिक्किम क्या है, सिक्किम पहाड़ी क्षेत्र है। सिक्किम कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र होंगे तो वो सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी जो एक उत्तर प्रदेश को सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो दोनों में अंतर हमने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है तो क्यों है, और यदि सिक्किम में जनसंख्या कम है तो उसका कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% भाग है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। तो लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आपको ध्यान रख लेना है कि केंद्र शासित प्रदेश में केवल 64,429। सिक्किम में जनसंख्या जो है वो 6 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का 0.0% है। और यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ जनसंख्या है, जो कि कुल जनसंख्या का 16.49% हिस्सा होता है। भारत की जनसंख्या केवल 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो यदि हम देखिए, एक आपको अलग से दिया हुआ है एक डायग्राम, वरना हम एक अलग से भी डायग्राम मिल जाता है, खैर कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान है कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या जो है वो केवल 5 राज्यों में, ठीक है। कितने राज्यों में, वो केवल 5 राज्यों में। और 5 राज्य कौन कौन से हैं वो ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्य में जनसंख्या दबाव अधिक देखने को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की हम चर्चा करें तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। तो राजस्थान कौन से स्थान पर आता है, 8वें स्थान पर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो प्रथम स्थान पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर। और जनसंख्या के वृद्धि की दृष्टि या जनसंख्या के स्थान से देखें तो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं दोस्तों, जो प्रथम जनसंख्या के लिहाज से जो प्रथम 5 राज्य उसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और राजस्थान का स्थान कौन सा है, 8वां। राजस्थान का स्थान कौन सा है, 8वां। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पहला है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। सन 2000 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। ये 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में असमान रूप से वितरित है, ठीक है। तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें राजस्थान का यदि हम देखें तो 6,86,86,00,000 जनसंख्या भारत राजस्थान में रहती है, जो कि कुल जनसंख्या का 5.67% भाग है। और ये लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो जयपुर है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी जनसंख्या 66,63,000 है। तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो जैसलमेर है, जिसकी कुल जनसंख्या 6,72,000 है, ठीक है। तो आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम क्या है, यूपी। सबसे कम वाला कौन है, सिक्किम। क्लियर हो गया। उसके अलावा ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर। और सबसे कम वाला कौन सा है, जैसलमेर। ये तो 2 इंपॉर्टेंट आपको बातें ध्यान रखनी है। जनसंख्या की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या क्यों महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि, कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि से होता क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में, किसी देश, राज्य, स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से होता है। क्योंकि हम प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात क्या कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। तो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जो भी उस समय अंतराल में किसी देश में, किसी राज्य में, किसी स्थान में निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ सामान्य रूप से आपको समझ में आ गया होगा, किसी विशेष समय अंतराल का मतलब क्या है, 10 वर्षों में। क्योंकि हमारी जनगणना हुई थी 2011 में,
अब कब हो जाएगी? 2021 में। लेकिन कोविड-19 के कारण 2021 को स्थगित करके 2022 में हमारी जनगणना हो पाएगी। हमारे पास जो कंप्लीट डेटा आएगा वो 2022 तक आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई? तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ हो गया किसी समय अंतराल में, कोई समय अंतराल है हमारे पास, उसमें किसी देश की, किसी राज्य की और किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया है, वही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। क्लियर हो गया? इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला होता है सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाला प्रतिशत जनसंख्या परिवर्तन। तो पहला जो है वो सापेक्ष वृद्धि कि कितनी वृद्धि करती है, और दूसरा जो होता है वो प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाले प्रतिशत की जनसंख्या परिवर्तन कि कितना परिवर्तन हमें देखने को मिला है। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी प्रत्याशित रूप से जन्म व मृत्यु दर के अंतर तथा प्रवसन के कारण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है या उसमें कमी होती है, तो कमी का मूल कारण क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है जन्म दर, जो जन्म दर होती है, लोग अधिक जन्म लेते हैं, है ना, शिशु अधिक जन्म लेते हैं, या आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर प्रवास होता है ना, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, तो फिर जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। तो जन्म दर हो सकती है, मृत्यु दर हो सकती है, या फिर प्रवसन यानी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना हो सकता है। यही क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में परिवर्तित जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि और कमी का परिणाम होती है। तो हम क्या देखते हैं, या तो प्रत्येक वर्ष में या प्रत्येक एक दशक में हम क्या देखते हैं, जो परिवर्तित जनसंख्या होती है उसकी कुल जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वही क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जैसे हम यूँ माने कि 2001 में जनसंख्या 100 थी और 2011 में जनसंख्या बढ़कर 110 हो गई। अभी हम इसको माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा कि 10 की जनसंख्या 10 बढ़ गई, यानी 10 लोग बढ़ गए। ठीक है, या फिर कम भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 90 हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 लोगों की क्या हो गई? कमी हो गई। 10 लोगों की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्राप्त करते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि या कमी जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकालते हैं कि किसी वर्ष की जो मूल जनसंख्या होती है उसमें प्रत्येक 100 व्यक्ति पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि, या तो 100 व्यक्ति उसमें बढ़ गए या 100 व्यक्ति उसमें घट गए, वो क्या कहलाती है? उसकी वृद्धि दर कहलाती है। अर्थात किसी स्थान या देश की वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है, ठीक है, यदि प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अर्थात ये होगा कि किसी स्थान पर क्या हो जाएगा, अर्थात यदि किसी स्थान पर हम देखें तो किसी स्थान पर देश की वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 4% होगी। ठीक है, 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर 4% मानी जाएगी। 100 व्यक्तियों पे 4 लोग बढ़ गए तो 4% मानेगी, 6 बढ़ जाएंगे तो 6 मानी जाएगी। इस प्रकार से हम आकलन इसका निकालते हैं। ठीक है, यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रति जनसंख्या वृद्धि दर 4% हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या सन 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2011 में 1210.6 मिलियन हो गई, यानी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है 1951 से लेकर, और आज 2021 या 2011 की बात करें तो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1951 से 1981 में जनसंख्या की जो वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, जो 1951 में 3610 मिलियन से 1981 में 6830 मिलियन हो गई। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, यानी ये जो काल था, ये जो समय था 1951 से 1981 का समय, यहाँ पे जनसंख्या बहुत तेज़ गति से रैपिडली बढ़ती चली गई।
परंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में भी कमी आकी गई। तो 1981 के समय क्या हुआ, जो वृद्धि दर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और जन्म दर में भी कमी देखने को मिली। राजस्थान में भी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। राज्य की जनसंख्या की 10 वर्षों के अंतराल में वृद्धि दर देखें तो 1981 में 32.97% थी। हालांकि बाद की जनगणनाओं में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को हम कुछ 2001 में 28.41% था, वहीं 2011 में ये घटकर 21.44% रही। इसके बावजूद भी ये भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दर 17.64 से बहुत अधिक है। तो जनसंख्या धीरे धीरे देखिए बढ़ रही है या घट रही है, इसका सही आकलन हम जनगणना पे ही पता लगा पाते हैं कि वास्तविकता में जनसंख्या घटी है, जनसंख्या में कोई बदलाव आया है, जनसंख्या वृद्धि हुई है या जनसंख्या में कोई चेंजेस हमें देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में 32.55% सबसे अधिक रही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो कहाँ रही, बाड़मेर में। सबसे कम कहीं गंगानगर में। ठीक है, सबसे कम कहीं गंगानगर में। इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो लगभग 122 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव डालती है एवं यह इनके संरक्षण व प्रयासों के निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से जनसंख्या यदि बढ़ती जाती है तो फिर वे एक हमारे लिए समस्या होती है और उस जनसंख्या को सभी तरह की सुविधाएं हमें मुहैया करवाना पड़ जाता है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करती है। भारत में आज़ादी के बाद से ही ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके उपरांत भी जनसंख्या वृद्धि जारी है, जो हमारे प्रयासों की असफलता का द्योतक है। सन 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने का संकेतक है। यदि जनसंख्या इस तरह से बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बहुत तेज़ी से यदि बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हम चीन को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर लें। तो इस अध्याय में या इस लेक्चर में हमने एक तो जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया, जनसंख्या का आकार किस प्रकार का है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, और एक हमने पढ़ लिया जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, इसके मूल कारण पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। इस लेक्चर में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो प्रश्न जैसे जनसंख्या वृद्धि पर प्रश्न पूछ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। ठीक है, ये अभी हमने बात की थी, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। इसे नियंत्रित करने के 2 उपाय लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह जनसंख्या वृद्धि दर होती क्या है, इस पे सिंगल प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो हमने पढ़ा था कि एक तो होता है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो किसी विशेष समयांतराल में किसी देश, राज्य या स्थान पर निवासियों की संख्या में परिवर्तन, तो क्या होता है जनसंख्या वृद्धि। लेकिन इसकी दर निकालनी हो तो दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बताया था आपको मैंने कि दर निकालने के लिए जो प्रीवियस ईयर जो पहले हमने जनगणना की थी उसका और अभी जो हमने जनगणना की है उसको यदि माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि दर से घटी है या बढ़ी है। तो जनसंख्या वृद्धि दर प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो ये हमने चर्चा की दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।